सो लेट्स मेक इट स्ट्रेट अप, OnePlus इज नाउ अ डेविल कंपनी। और भी काफी सारे सीरियस क्लेम्स जो कि हम कंपनी के ऊपर लगा रहे हैं, और OnePlus और Oppo के मर्जर के बाद जो सिचुएशन है वो काफी खराब हो गई है। सो इस वीडियो में एक तो हम इस मर्जर की बात करेंगे और क्या क्या नए चेंजेस आने वाले हैं, और OnePlus का एज अ ब्रांड क्या होगा Oppo के साथ मिलने के बाद, और उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे जो कि काफी लोग बोल रहे हैं हर जगह, OnePlus इज डेड नाउ, मतलब अब इस कंपनी का कुछ नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स को भी हम एड्रेस करेंगे। तो उस न्यूज से शुरू करते हैं जब ये चीज पहली बार शुरू हुई थी कि Oppo और OnePlus मर्ज हो रहे हैं। तो कुछ दिन पहले कंपनी ने अनाउंस करा कि OnePlus जो है वो Oppo के साथ मर्ज हो रही है और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा रिसोर्सेज Oppo से ले पाएंगे। लेकिन सबको ये आइडिया है कि Oppo और OnePlus काफी क्लोजली काम करते हैं, और ये मर्जर को अनाउंस करने के बाद सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि हम Oppo के अब और ज्यादा क्लोज आ गए हैं। पर इससे फर्क क्या पड़ेगा वो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी की मेजर स्ट्रेंथ यानी कि उसका ऑक्सीजन OS, उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, और कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि Oppo का जो कलर OS है OnePlus उसको अडॉप्ट कर लेगा, यानी कि ऑक्सीजन OS को OnePlus छोड़ देगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये चीज बहुत ही कम सेंस बनाती है कि ऑक्सीजन OS को OnePlus रिप्लेस कर देगा कलर OS से ग्लोबली, क्योंकि चाइना में तो चलो उन्होंने कर दिया है, ग्लोबली अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। जो ऑक्सीजन OS है वो काफी लोगों को बहुत पसंद है, इवन मुझे पर्सनली भी ऑक्सीजन OS एक काफी अच्छी UI लगती है, और काफी सारे लोगों का OnePlus के फोन खरीदने का काफी बड़ा रीजन होता है ऑक्सीजन OS। सो अगर हम और आप ये चीज जानते हैं तो कंपनी तो डेफिनेटली जानती है, क्योंकि कंपनी एंथुसियास्ट को धोखा जरूर दे सकती है, लेकिन उनका जो फीडबैक है उसको एक्नॉलेज ना करे ये नहीं होगा, क्योंकि उसमें उन्हीं का फायदा होता है। सो अब अगर OnePlus के पास थोड़े से भी समझदार लोग बचे हैं तो आई डोंट थिंक सो वो ऑक्सीजन OS को ग्लोबली डिच कर देंगे। बाकी फिर भी मुझे Oppo पे कुछ खास भरोसा है नहीं। सो अब आखिर जो खबरें फैल रही हैं वो एक्चुअल में है क्या वो देखते हैं। देखो उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि आपकी नजरों के सामने कुछ नहीं होगा, यानी कि जैसा ऑक्सीजन OS दिखता है वैसा ही रहेगा। चेंज आएगा तो बस वो अंडर द हुड कोड में आएगा, और ये सारे चेंजेस आपको Android 12 के अपडेट के साथ ही मिलेंगे। सो ये जो डिसीजन है वो यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए लिया जा रहा है, तो इसके बारे में हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, जो आजकल OnePlus के अपडेट्स की सिचुएशन है वो भी कुछ खास सही नहीं है। लोग काफी ज्यादा कंप्लेंट्स कर रहे हैं, और कंपनी ने इस चीज को एक्नॉलेज करके अपने सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस शेड्यूल के अंदर भी चेंजेस करे हैं। OnePlus 8 के बाद वाले जितने भी फ्लैगशिप्स हैं उसमें ये 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देंगे। नॉर्ड सीरीज के अंदर ये 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स देंगे और 3 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स देंगे। मतलब अपने अपडेट्स के सिनेरियो को भी कंपनी Oppo के अंडर आने के बाद इंप्रूव करने की कोशिश करेगी। अब प्लीज को ये मत कह देना कि बोलने को तो क्या ही है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, करके दिखाओ तो मानेंगे। एक सेकेंड, जब थोड़े टाइम पहले सैमसंग ने ये चीज बोली थी कि हम अपने अपडेट्स को फिक्स करेंगे, हम जल्दी अपडेट्स देंगे और हम रेगुलर लंबे टाइम के लिए अपडेट देंगे, तब तो आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा लोगों ने बोला था, कंपनी की तारीफ ही हुई थी। सो आई डोंट थिंक सो कि अब हमें ये बोलना चाहिए कि कहने से क्या होता है। तो वो तो फिर हम सैमसंग के लिए भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोला। अब अगर आप बोल रहे हो इसका मतलब आप सिर्फ पर्सनल खुंदस निकाल रहे हो। हाँ, अगर जो क्लेम्स करे हैं वो पूरे नहीं हो रहे तो हम जरूर क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब बात आती है उनके फोन्स की। लोग बोल रहे हैं कि फोन्स इतने अच्छे रहे नहीं है, जैसे कि कंपनी हैसलब्लैड के साथ मिलकर फालतू के पैसे वेस्ट कर रही है। पर आप एक चीज समझो ना, बच्चे तो Oppo के ही हैं, तो एक दिन आके उन्होंने भी तो ये चीज करनी ही थी। अब जो हैसलब्लैड की पार्टनरशिप है वो बहुत सारे लोगों की तरह मुझे भी कुछ खास सेंस बना नहीं रही थी। सो हाँ, ये कह सकते हैं कि ये जो मूव थी वो फालतू मार्केटिंग हाइप जनरेट करने के लिए थी, पर हाँ ये चीज नॉर्मल कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करती है। तो कहा जा सकता है कि कंपनी का जो मार्केटिंग करने का मोटिव था वो सक्सेसफुल हो गया है। और इस मर्जर की एक छोटी सी स्टोरी ये भी है कि जैसे आप में से काफी ज्यादा लोगों को पता होगा कि OnePlus एक इकलौता चाइनीज ब्रांड है जिसको US के अंदर थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिली है, मतलब Huawei के बाद ही सही पर मिली तो है। और Oppo का US मार्केट में कुछ बहुत बड़ा सीन है नहीं, तो जब OnePlus Oppo के अंडर आई तो Oppo को साफ ही पता लग गया कि OnePlus को US में लोग जानते हैं, और OnePlus के अंडर Oppo US के अंदर अपने फोन्स बेच सकता है। और ऐसा नहीं है BB के OnePlus की कमी पूरी नहीं कर रहा। जो ऑनलाइन में फ्लैगशिप किलर वाला सेक्शन था वहां पे उन्होंने Realme के GT और ये iQOO के बहुत ही अच्छे फोन्स बिठा रखे हैं। तो ऑनलाइन में जो फ्लैगशिप वाला सेक्शन है वहां पे OnePlus खड़ा ही है, और ऑफलाइन में Oppo Vivo अपना काम कर ही रहे हैं, और फ्लैगशिप किलर्स में उसने Realme और इन सबको बिठा रखा है। सो बेसिकली BB ने इस मर्जर से एज सच कुछ नहीं करा, बस उनका मार्केट एक्सपैंड हो जाएगा इनडायरेक्टली। सो ये तो बात हुई OnePlus Oppo के मर्जर वाली। अब थोड़ा एंथुसियास्ट को एड्रेस करते हैं, मतलब जिन लोगों को ब्रांड पे गुस्सा है उनकी भी तो अपनी एक स्टोरी है, उसको देखते हैं एक बार। तो वो सवाल कि इज OnePlus अ डेड कंपनी, या फिर क्या OnePlus ने हम एंथुसियास्ट के साथ कोई धोखा करा है। सो इस सब का जवाब देने के लिए आई टेल यू अ स्टोरी, और बाद में हम उस स्टोरी को जस्टिफाई भी करेंगे। पर उससे पहले एक डिस्क्लेमर, अभी मैं जो बताऊंगा वो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड एक ओपिनियन है, और आपका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। सो प्लीज कॉमेंट्स में बहुत ज्यादा हार्श मत हो जाना। तो कहानी शुरू करते हैं।
अगर आपने नोटिस करा हो तो जो स्ट्रैटेजी इस ब्रांड ने यूज करी है, आई डोंट थिंक सो मैंने वैसी स्ट्रैटेजी कहीं भी देखी होगी। बिकॉज उनको शुरू से पता था कि स्टार्टिंग में मार्केट को कैसे ग्रैब करना है, धीरे धीरे मेन स्ट्रीम ब्रांड के अंदर इवॉल्व कैसे होना है, सब कुछ इन्होंने प्री प्लान कर रखा था। तो चलो एक बार एक चीज डिस्कस करते हैं कि किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या होता है। पैसा नहीं, ब्रांड इमेज हाँ मतलब हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा तो नहीं होती। तो किसी भी बिजनेस का जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है वो होता है कस्टमर्स का भरोसा। आप किसी भी बिजनेस को पकड़ लो, ये थ्योरी हर जगह अप्लाई होती है और हम जरा इसको OnePlus पे अप्लाई करके देखते हैं। शुरू में एक ब्रांड आता है फ्लैगशिप किलर का टैग लेके और हम जैसे लोगों को वो अपनी तरफ हुक कर लेते हैं। अब हम जैसे लोगों का मतलब जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया है, जिनको स्मार्टफोन्स का पता है, जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि कल कौन सा फोन आने वाला है, कौन सा प्रोसेसर में क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुल मिला के एंथुसियास्ट्स। सो OnePlus की जो टारगेट ऑडियंस थी वो बहुत ही छोटी सी थी, लेकिन उनको ये भी पता था कि यही छोटी सी टारगेट ऑडियंस हमें बहुत ज्यादा लोगों तक लेके जाएगी। क्योंकि अगर आप टेक की नॉलेज रखते हो तो अगर आपके रिलेटिव्स में से किसी को भी फोन लेना है तो वो आपके पास ही आएंगे, क्योंकि सब लोग तो टेक के बारे में नहीं जानते ना। सो अगर किसी ब्रांड ने आपको इन्फ्लुएंस कर लिया तो इनडायरेक्टली उसने आपके रिलेटिव्स या जो भी आपसे सजेशंस लेते हैं उनको भी इन्फ्लुएंस कर लिया। सो अगर कोई ब्रांड पहले इस टेकी ऑडियंस को अपनी तरफ कर लेता है तो उसके बाद उनको बहुत फायदा होता है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग सबसे ज्यादा अच्छे से काम करती है। क्योंकि इन जनरल ऐसा होता है कि अगर आपका दोस्त आपको कोई फोन बताता है तो आप उस पर ज्यादा भरोसा करते हो। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का एग्जांपल लेके समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। तो मैं इस चैनल पे कभी नहीं बोलता कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वो सब आप अपनी मर्जी से करते हो। और मुझे पता है क्योंकि लोगों को कंटेंट पसंद आता है इसलिए लोग शेयर करते हैं और वहां से मेरे को ऑडियंस मिलती है, तो मेरी मार्केटिंग आप करते हो। सो इस टेक्निक से धीरे धीरे मैं अपना चैनल बड़ा कर लूंगा। पर लेट सपोज फ्यूचर में एक मूवमेंट आती है जब मेरे पास स्पॉन्सर्स आना शुरू होंगे, तो कुछ लोग होंगे जो मेरे को गालियां देके चैनल छोड़ देंगे और कुछ लोग होंगे जो मुझे तब भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनको चैनल पे इतना भरोसा होगा कि अगर मैंने आज तक कोई स्पॉन्सर नहीं करा इसका मतलब मैं आगे भी कोई फालतू स्पॉन्सर तो डेफिनेटली नहीं करूंगा। सो कुल मिला के आपको भरोसा होगा कि मैं आपका नुकसान तो डेफिनेटली नहीं कराऊंगा। सो मेरा जो कुछ पुराना फैन बेस होगा वो मेरे से छूट जाएगा, लेकिन काफी ऑडियंस होगी जो सपोर्ट करती है इस चीज का, क्योंकि उनको ये भी पता है कि मुझे भी एट द एंड पैसे चाहिए। सो मुझे आज नहीं तो कल स्पॉन्सर्स लेने पड़ेंगे। सो अच्छे स्पॉन्सर्स जब आएंगे तो अगर मैं उसकी ऐड करता भी हूं तो आई डोंट थिंक सो लोगों को कोई दिक्कत होगी, बिकॉज अच्छा स्पॉन्सर है कुल मिला के। लेकिन क्योंकि जस्ट मैंने एक प्रोडक्ट की ऐड कर दी यहाँ पे और क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, तो क्या आप ये कहने लग जाओगे कि मैंने आपके साथ धोखा करा है? हाँ, अगर आपका ओपिनियन ये है कि ये बंदा हमेशा एड रेवेन्यू पे ही जीता रहे तो आपको मैं बता दूं कि उस चीज से हम सस्टेन नहीं कर सकते। ये बहुत ही सिंपल थ्योरी होती है इस यूट्यूब बिजनेस की। सो अब इस कहानी को हम OnePlus के साथ जोड़ के देखते हैं। शुरू में इस ब्रांड ने आपको एक फोन दिया जो कि बहुत ही अच्छा था, उसके 2-4 साल के बाद फोन महंगा होता गया, तो लोगों को ये लगना शुरू हो गया कि OnePlus एक एंथुसियास्ट वाला ब्रांड था और अब उसने अपने एंथुसियास्ट लोगों के साथ धोखा करा है, जस्ट बिकॉज उन्होंने पैसे कमाने हैं। और ये सब जानते हैं कि एंथुसियास्ट को प्रोडक्ट बेचने वाला जो मॉडल है उससे आप सस्टेन नहीं कर सकते, एक पॉइंट पे आपको प्रॉफिट जनरेशन की कोई और स्ट्रेटेजी ढूंढनी पड़ती है। सो अब हम ये कह सकते हैं कि इस ब्रांड ने एंथुसियास्ट का सहारा लिया उस जगह पे पहुंचने के लिए जहां पे अब वो है। लेकिन ऐसा तो हम कुछ नहीं कह सकते ना कि OnePlus तो एक घटिया कंपनी है, क्योंकि फोन्स तो आज भी अच्छे हैं। अब बस लोग अपनी पर्सनल खुंदस निकाल रहे हैं, वो चाहे जितनी मर्जी निकाल लो। और अब अगर वो एंथुसियास्ट वाली ऑडियंस उससे नाराज है तो उसमें ब्रांड क्या कर सकता है, क्योंकि वो तो फोन्स आज भी अच्छे बना रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज उनको प्रॉफिट बनाना है तो उनको अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आके 200 फालतू बातें करके चला जाता हूँ तो उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि उनके पास अब एक लॉयल फैन बेस है जिसमें सिर्फ एंथुसियास्ट नहीं आते और नॉर्मल लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं उनके पास। और उनका जो यही लॉयल फैन बेस है उनको इनके फोन्स बहुत पसंद है। हाँ मतलब ठीक है, कुछ चीजें अच्छी थी पास्ट में, जैसे कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स वाली सिचुएशन, और वो कह रहे हैं कि वो इस चीज पे काम करेंगे, तो हमको वेट ही करना पड़ेगा। एंड मोर ओवर ब्रांड एटलीस्ट फ्लैगशिप्स के साथ जाके कंपीट तो कर रहा है ना। हाँ, बग्स के लिए हम कंपनी को गाली दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम कंपनी को प्राइसिंग के लिए गाली दे रहे हैं तो फिर तो हम सैमसंग को भी दे सकते हैं। एप्पल को तो चलो हमेशा पड़ती रहती है। पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये नहीं है कि फोन्स महंगे हो रहे हैं, दिक्कत यह है कि OnePlus के फोन्स महंगे हो रहे हैं। एंड इनडायरेक्टली लोग ये कहना चाह रहे हैं कि OnePlus डिजर्व ही नहीं करता 50, 60, 70 हजार के फोन्स बनाना, उनको बनाने नहीं आते। और ये स्टेटमेंट मुझे तो कुछ खास सेंस बनाती नहीं, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपका एक पर्सनल कनेक्ट था कंपनी के साथ और अब कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया है, तो आप उसको एक एक्स गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करके गालियां देने से आई डोंट थिंक सो कुछ हो रहा है। सो कंक्लूजन इज कि एक टाइम था जब ये हमारी कंपनी हुआ करती थी, एंथुसियास्ट की कंपनी हुआ करती थी, पर अब ये जस्ट अनदर स्मार्टफोन ब्रांड है और इनको अपना काम करना है, इनको पैसे कमाने हैं। तो अब इस कंपनी का जो मन करेगा वो वैसे करेगी। आप और मैं क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे बैठ के या तो दुखी हो सकते हैं
या फिर हम RIP OnePlus ट्विटर पे ट्रेंड करा सकते हैं। बट वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सीरियस स्टेटमेंट बताना चाहता हूं और ये कभी मत भूलना, क्योंकि एक महान इंसान ने अपनी वीडियो के अंदर कहा था, एंथुसियास्ट ब्रांड विल ऑलवेज बिट्रे यू नो मैटर व्हाट। और ये हमारे पर्सपेक्टिव से गलत हो सकता है, बट एक ब्रांड के पर्सपेक्टिव से OnePlus आज भी सक्सेसफुल है। हो सकता है इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको ट्रिगर कर गई हो, बट जैसे मैंने कहा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका डिफरेंट हो सकता है। और अगर आपका डिफरेंट है मैं कमेंट्स में जरूर देखूंगा उस चीज को, और अगर मेरा चेंज होता है ओपिनियन तो मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा आपके साथ। और अगर हम मिलके एक कंक्लूजन पे पहुंच पाए तो मेरे को अपना ओपिनियन चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स के पीछे की साइकोलॉजी को समझना है तो वो वीडियो लेफ्ट साइड में आ रही है, और अगर आपको फुल फ्लैश डार्क वेब के ऊपर एक सीरीज देखनी है तो वो प्लेलिस्ट ये रही। बट फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave till the next one. Bye bye.